आज हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स ऐसे का। ठीक है, आप लोग बताओगे कि ऐसे कैसे लिखेंगे। मैं इसको डिजाइन करूंगा, फिर हम लोग ऐसे लिख लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, फेडरलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। फेडरलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप भी लिख लो क्योंकि शायद इस पे दिखाई देगा नहीं, तो आप अपने कॉपी पर लिख लो इसे। फेडरलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में संघवाद। भारतीय राजनीति में संघवाद। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले जैसा कि नॉर्मली ऐसे में हम लोग करते हैं, ऐसे लिखते हुए ये बताओ क्या इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या की जानी चाहिए? जल्दी बताओ। सर फेडरलिज्म क्या होता है? यस सर। हाँ, संघवाद। फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की व्याख्या की जानी चाहिए कि फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि भारतीय राजनीति में फिर ये है कैसे, संघवाद क्या होता है। आया समझ में? देखो, सबसे पहले क्या करो, ऐसे के टॉपिक में कोई ऐसा शब्द देखो जिनकी व्याख्या की जानी जरूरी हो, जिन शब्दों की। तो अब इंडियन पॉलिटिक्स की तो व्याख्या की जानी जरूरी है नहीं, केवल एक शब्द है फेडरलिज्म जिसकी व्याख्या की जानी जरूरी है। हमें ये बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हम इससे क्या समझते हैं। अब मुझे बताइए फेडरलिज्म क्या होता है, क्या है फेडरलिज्म, क्या है, व्हाट इज, क्या होता है फेडरलिज्म, बताओ जल्दी। सर फेडरलिज्म एक प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइजेशन का, हाँ ऑटोनॉमी का और हाँ कोऑपरेशन का। हाँ, फेडरलिज्म है प्रिंसिपल ऑफ, फेडरलिज्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मोर ऑटोनॉमस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, है ना? अरे कुछ तो बोलो, हाँ हाँ ना ना, हाँ या ना, यस बताओ। जी सर। बाकी लोग कुछ नहीं बोलते, वो चुप बैठे रहते हैं बस, जैसे उनको एग्जाम में लिखना नहीं है। जितना दिमाग चलाओगे उतना ज्यादा खुलेगा ये। बिल्कुल ये है। ये क्या है? तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो लिखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और क्या करती है? तो ये ऑटोनॉमी क्रिएट करती है, एक एक लिमिटेड एरिया में ये ऑटोनॉमी का निर्माण करती है। इट फॉर्म्स ऑटोनॉमी इन लिमिटेड एरिया, इट फॉर्म्स ऑटोनॉमी इन लिमिटेड एरिया। ठीक है, अब देखो इसकी पहचान क्या होती है। दूसरा इसका अब एस्पेक्ट है, इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचाना जाए कि कोई व्यवस्था संघवादी है या नहीं। पहचान बताओ, आइडेंटिटी क्या क्या हो, कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं किसी सिस्टम को ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये फेडरल है। सर देखो, डिवीजन ऑफ पावर। हाँ, डिवीजन ऑफ पावर, है ना, सबसे पहला। क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है तो फिर डिवीजन ऑफ पावर भी देखने को मिलेगा, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो सबसे पहली इसकी पहचान होती है, सबसे पहली पहचान है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन होगा, सेपरेशन होगा,
सेपरेशन होगा, सर सेपरेशन ऑफ पावर होगा। डिवीजन नहीं होता। डिवीजन होता है हॉरिजॉन्टल, सेपरेशन हो सॉरी वर्टिकल, और सेपरेशन होता है हॉरिजॉन्टल, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन कहां देखने को मिलता है बताओ जल्दी, ऐसे ही डिवीजन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट कहां देखने को मिलती है सरकार में? सेंटर ऑफ स्टेट के बीच में, अरे नहीं, यूनियन जुडिशरी, स्टेट और अच्छा। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, देयर इज डिवीजन। सेपरेशन इज, देखो डिवीजन में इंटरलिंक्ड रहती हैं चीजें, सेपरेशन में इंटरलिंक नहीं होती। सेपरेशन का मतलब है अलग हो जाना, डिवीजन का मतलब है बांट देना चीजों को। लेकिन जब कोई चीज डिवाइड होती है तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती वो। इसीलिए तीनों में आपको इंटरलिंक्ड सिचुएशन देखने को मिलेगी। जैसे जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम भी कर लेती है, एग्जीक्यूटिव का काम भी करती है नहीं करती बताओ? यस सर। यस सर। कितने लोगों ने करता लगता है कि नहीं करती है? अरे एग्जीक्यूटिव जजेस की कॉन्सेप्ट यहीं से आती है, और यही एग्जीक्यूटिव जजेस की कॉन्सेप्ट आजकल खूब है चर्चा में, है ना? और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी से जुड़ा हुआ है, एग्जीक्यूटिव जजेस से ही। खैर चलो वहां नहीं जाते। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगा। अच्छा ये बताओ, सेपरेशन ऑफ पावर जो होगा किसके बीच में होगा? केंद्र के बीच में होगा, यानी दो पावर एंटिटी के बीच में होगा। तो एक पावर सेंटर की, एक स्टेट की, दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो, यूनियन एंड स्टेट। अच्छा ये ओरली होगा या रिटेन होना चाहिए? सर रिटिन। रिटेन होना चाहिए। रिटेन क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है 245 से 255 तक यही काम हो रहा है। अरे नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो जा ही नहीं रहा। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि व्हाई इट मस्ट बी रिटन। भैया क्योंकि अगर कहीं पे डिस्प्यूट इमर्ज हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए करेक्ट, हेल्प। करेक्ट। देखो जब सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट इमर्ज हो तो कम से कम ये देख तो लिया जाए कि लिखित में क्या था। तभी ये पता चलेगा कि किसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, ओवरआर्च कर लिया, है ना? तो लिखित होना चाहिए। जब ये लिखित होगा, रिटन होगा, तो क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा? हाँ या ना बताओ? बताओ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो दूसरी पहचान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब मान लो कोई डिस्प्यूट इमर्ज हुआ केंद्र और राज्य के बीच में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या इसकी व्याख्या के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होनी चाहिए? दिनेश जी बताओ, होनी चाहिए। तो तीसरी पहचान है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। ठीक है, अच्छा तीन चीजें हो गई, चौथी बताओ कोई पहचान इसकी। रिजिड और होगा, है रिजिडनेस होगी। संविधान जो है वो कठोर होगा, बिल्कुल करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो लिखित होगा और रिजिड होगा, यही जोड़ लेते हैं। रिजिड भी होगा, रिजिड इसलिए कि जिससे कोई आसानी से इसमें अमेंडमेंट ना कर सके, संशोधन ना कर सके। क्योंकि अगर आसानी से संशोधन कर लिया गया तो फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट है ये गड़बड़ा जाएगी। मान लो अगर राज्य सरकार शक्तिशाली है तो फिर वो आसानी से इसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं, केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लंघन होगा, उस पर कब्जा किया जा सकता है। और अगर केंद्र सरकार शक्तिशाली है तो राज्य सरकारों का होगा। तो इसलिए एक चौथी कॉन्सेप्ट ये भी है कि अच्छा यह जो ये जुडिशरी है
इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये फ्री जुडिशरी भी हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फेयर जुडिशरी, इम्पार्शियल जुडिशरी, ये भी होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना, बताओ। एक तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी और एक इम्पार्शियल होनी चाहिए या फेयर जुडिशरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जुडिशरी राज्य सरकार का पक्ष ले रही है तब भी संघवाद जो है, फेडरलिज्म हार्म होगा, और अगर नहीं, अगर केंद्र सरकार का ले रही है तो तब भी। तो इंडिपेंडेंट एंड फ्री एंड फेयर जुडिशरी इज ऑल्सो मस्ट। ये 4-5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेडरलिज्म। किसी भी देश में संघवादी संरचना है या नहीं है, या संघवाद है या नहीं है, देखना है तो आप इन चारों लक्षणों को देख लीजिए। इसी के आधार पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई देश फेडरल है या नहीं। सर क्या इसमें सिंगल सिटीजनशिप आ सकता है? सिंगल सिटीजनशिप तो यूनिटरी एस्पेक्ट हो जाएगा संघ का। बाइकैमरलिज्म भी आ सकता है। बाइकैमरलिज्म होगा ही जब दो एंटिटी हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, तो फिर बाइकैमरलिज्म अपने आप हो जाएगा। सर हाँ, इसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता भी आ जाएगी। करेक्ट, सही वर्ड बताया आपने। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए और सुप्रीम होना चाहिए, ये भी आ जाएगा। सर इसमें द्विसदन भी आ करेक्ट सकता है। है। सर इसमें द्विसदन भी आ सकता है। हाँ, बाइकैमरल आ ही जाएगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बाइकैमरलिज्म की तरफ ही लेके जाती है। जहां जहां सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी सेंटर और स्टेट के बीच में, वहां पर लेजिस्लेचर बाइकैमरल मिलेगी आपको। अमेरिका में देख लो, एक शानदार एग्जांपल है फेडरल स्ट्रक्चर का। श्वेता जी, क्या सही कह रहा हूं मैं? क्लियर है ना? चलो, अब मुझे ये बताओ, ये संघवाद की कॉन्सेप्ट हो गई, हम लोगों ने ये लिख दिया, इसको लिख लेंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। संघवाद किसे कहते हैं, क्या होता है, ये आ गया यहां तक। फेडरलिज्म क्या होता है। अब इसमें आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ, ये तो पता चल गया कि क्या होता है फेडरलिज्म, है ना? ये बताओ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फेडरलिज्म को प्रभावित करती हैं। अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट डालते हैं, तो बाद में उन फीचर को हम इंडियन पॉलिटिक्स में ढूंढ लेंगे। और इंडियन पॉलिटिक्स में अगर वो फीचर हमें मिल जाते हैं, तो फिर इन फीचर्स के आधार पर हम इंडियन फेडरलिज्म को परिभाषित कर देंगे कि ये क्या है। हाँ या ना, बताओ। अरे बता दो। जी सर। तो देखो, नेक्स्ट देखो, ये हो गया संघवाद क्या है। ये देखो कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, है ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं संघवाद को, कर सकते हैं, बताओ जल्दी। श्वेता जी आप बताइए, कौन कौन से कारक हैं जो इंडियन फेडरलिज्म को परिभाषित, इफेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, ध्यान से समझना है। इफेक्ट तब होगा जब सेंटर और स्टेट के बीच में जो शक्ति है, भाई फेडरलिज्म यही है, सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का विभाजन है। किसी भी ऐसे काम से अगर सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों प्रभावित हो रही हैं, तो वो कॉज होगा उसे प्रभावित करने का, है ना? होगा नहीं होगा, बताओ। जैसे
पहला, मुझे ये बताओ, अगर केंद्र में किसी एक दल की सरकार हो तो क्या फेडरलिज्म अफेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा? अरे बताओ ये। यस सर, बिल्कुल होगा। अगर केंद्र में एक दल की सरकार हो, फुल मेजॉरिटी से सरकार हो, तो जो फेडरलिज्म है वो इफेक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी दल के पास सेंटर में है तो वो अपने हिसाब से जो पार्लियामेंट है उससे कानून बना सकता है। और भारत में जो केंद्र है वो ज्यादा शक्तिशाली है राज्यों से, कई मामलों में राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर होते हैं, तो फिर इंडियन फेडरलिज्म प्रभावित होगा। तो इसका सबसे पहला कारण होगा भारतीय राजनीति का। अब पॉलिटिक्स पे आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं है यहाँ। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि आप यकीन मानना कॉन्स्टिट्यूशन से आपके पास कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। जीएस में तो केवल आपको पॉलिटी से ही मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से, और एसए में भी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से ही मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं आना है। तो यहां अप्लाइड पार्ट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे केंद्र में एक दल की सरकार, केंद्र में एक दल की सरकार, है ना। अच्छा, दूसरा बताओ, हमारे मोदी जी का चेरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है या नहीं है, ये बताओ। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक करिश्माती व्यक्तित्व है या नहीं उनका? अरे बता दो, है ना? है। अरे जब वो अनबायोलॉजिकल हैं तो चेरिस्मेटिक तो होंगे ही। ईश्वर ने उनको जन्म दिया है, वो अपनी मम्मी के पेट से नहीं जन्मे हैं, ऐसे ही अवतार हुआ है उनका। तो ही इज अ चेरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। अच्छा, जब कोई चेरिस्मेटिक पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हो सामने तो जनता उसकी तरफ झुकती है या नहीं झुकती है? उसे फॉलो करती है। देखने में आया जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, स्टालिन, है ना, ये चैरिस्मेटिक लीडरशिप वाले व्यक्ति थे। या चाइना में जाई जेपिंग, है ना, ये सब चैरिस्मेटिक लीडरशिप वाले व्यक्ति थे। तो जितने भी लोग जिनके पास चैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, तो फिर उनकी चरिश्मा भी केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। जैसा कि अभी देखने में आया, एक मोदी सब पर भारी, ये चुनाव था, चुनाव का एक नारा था। तो याद रखना हमेशा, करिश्माती व्यक्तित्व, नेतृत्व का करिश्माती व्यक्तित्व, ये भी फेडरलिज्म को प्रभावित करता है अगर केंद्र में है तो। अच्छा, सेम चीज राज्य में होगी या नहीं होगी, ये भी बताओ मुझे। अगर राज्य में कोई मुख्यमंत्री मजबूत है, वो बड़ा करिश्माती व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है ना, जैसे ममता बनर्जी, एग्जाम्पल ममता बनर्जी थोड़ा इमेजिनेशन वाला पॉइंट नहीं हो गया है सर? ये थोड़ा अजीब सा पॉइंट नहीं हो गया? ना, अजीब नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं आपको ये मजाक में समझा रहा हूं, मजाक मजाक में, लेकिन ये एग्जैक्ट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। केवल मोदी जी में नहीं, जब इंदिरा गांधी थी तब भी फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर प्रभावित हुई भारत में। जब भी कोई चैरिस्मेटिक लीडरशिप उत्पन्न होगी किसी भी देश में, तो केंद्र और राज्य के संबंध प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि लोग उस समय स्थानीय मुद्दों को भूलकर चैरिस्मेटिक लीडरशिप के ऊपर, जैसे इस समय जो वोट लोग करते हैं वो मोदी जी को वोट करते हैं। फाइनली ये आपने देखने को आया ही होगा। तो यही होता है करिश्माती व्यक्तित्व। रजनी कोठारी ने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, मतलब आर्टिकल नहीं, पूरी एक किताब है रजनी कोठारी की। भारत के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, थे, अब तो डेथ हो गई उनकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया
साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी इसके ऊपर। आपको क्यों अलग लग रहा है ये अप्लाइड पार्ट है पॉलिटिक्स का, अप्लाइड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। बताओ, ये आपसे पहले पढ़ा नहीं था ऐसा कुछ? सर पढ़ा नहीं था आपसे पहले हाँ, शायद। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। इंग्लैंड ना देखा हो ना, तो इंग्लैंड के बारे में कुछ सुन लो तो फिर लगता है अरे अच्छा, इंग्लैंड में ऐसा भी है। कोई बात नहीं, एक तो ये है ना। दूसरा इसमें देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे केंद्र में किसी करिश्माती व्यक्तित्व या करिश्माती प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, वैसे ही राज्य में भी अगर राज्य में कोई मुख्यमंत्री उस तरीके का है तो फिर क्या होगा? राज्य की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी या नहीं? बता दो। तेलुगु देशम पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? टीडीपी की। यस सर। अखबार नहीं पढ़ते आप लोग, बिल्कुल नहीं देखते ध्यान से, उसमें क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में आप कुछ नहीं पढ़ते। देखो, तेलुगु देशम ने चुनाव जीते आंध्र प्रदेश में, और उनके लगभग 19 एमपीज या शायद 9 एमपी उनके चुनाव जीत के आए। तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनी। क्या तुरंत तेलुगु देशम पार्टी सरकार में केंद्र में शामिल नहीं हो गई, जबकि उससे पहले वो विरोध में थी? और इससे हुआ ये कि आंध्र प्रदेश को और बिहार दोनों को क्या स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग नहीं हो रही है? हाँ या ना? यस सर। अरे हो रही है। जी सर। अब इसका मतलब यह है कि राज्य की शक्ति में वृद्धि हो गई या नहीं? हाँ या ना, बताओ। यस सर। जब राज्य की शक्ति में वृद्धि हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि अब राज्य शक्तिशाली हुआ, फेडरल स्ट्रक्चर फिर से प्रभावित हुई। तो इसलिए किसी करिश्माती व्यक्तित्व का राज्य में भी होना फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। ये सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझा रहा हूं अब आपको कि संघवाद का, फेडरलिज्म का को कौन कौन से पॉलिटिकल एस्पेक्ट प्रभावित करते हैं। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट देखो, मान लो केंद्र में एक दल की सरकार थी तो फेडरलिज्म इफेक्ट हो रहा था। अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार हो तो संघवाद प्रभावित होगा या नहीं? होगा सर। क्योंकि गठबंधन की सरकार मान लो केंद्र में है, इसका मतलब कई राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं वो केंद्र में सरकार के साथ होंगे। अब राज्यों की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, जैसे अब बिहार और आंध्र प्रदेश की बढ़ गई है क्योंकि सरकार के साथ हैं वो। तो जब राज्यों की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ ये हुआ कि अब संघवाद फिर से प्रभावित हुआ। तो दूसरा इसका एक कारण है, गठबंधनी सरकार, कॉलिशन गवर्नमेंट अगर ये है तो प्रभावित करेगी। हाँ या ना, बताओ। वैसे ही जैसे एक दल की सरकार, ये ऐसे कुछ मामले हैं राजनीतिक लेवल पर, पॉलिटिक्स लेवल पर, जो संघवाद को प्रभावित करेंगे, हमेशा करेंगे, है ना। अच्छा, एक और बात भी है इसमें। मान लो राज्य में भी गठबंधनी सरकार है, किसी एक दल की सरकार नहीं है, स्टेट में कई दलों ने मिलाकर बनाई हुई है, तो अब राज्य की स्थिति कमजोर होगी, वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता केंद्र से, तब भी संघवाद प्रभावित होगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बताते हैं कि कब कब भारत में संघवाद या इंडियन पॉलिटिक्स में जो फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट है वो इफेक्ट होगी। लिख सकते हैं या नहीं इनके बारे में? आराम से 500 शब्द, 500 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। 500 पहले वाले में लिखे जा सकते हैं जहां मैंने चारों पॉइंट्स बताए। 1000 हो गए अब तक, आपको केवल 300 में लिखना है शायद ये। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। क्या ऐसा कोई सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है जो फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट को प्रभावित करे?
सर लैंग्वेज। लैंग्वेज, भाषा, बहुत बढ़िया भूमिका। भाषा, लैंग्वेज। जैसे देखो दक्षिण भारत में बीजेपी वाइप आउट हुई, वहां सीट नहीं जीत पाई, और विशेष तौर पर तमिलनाडु में तो जीत ही नहीं पाती है, क्योंकि वहां जो आइडेंटिटी है साउथ में राज्यों की, वो भाषा के ऊपर आधारित है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, ये कल्चरल एस्पेक्ट है। इसलिए वहां होता क्या है जनरली, क्योंकि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ, तो इसलिए भाषाई आधार पर ही राज्यों में एकजुटता देखने को मिलती है, यूनिटी देखने को मिलती है। वहां की राजनीति उसी भाषाई आधार पर या उसी सांस्कृतिक आधार पर चलती है। इसलिए उनकी चूंकि पूरा राज्य भाषाई आधार पर एकजुट होता है, तो उनकी शक्ति ज्यादा होती है और उनकी बार्गेनिंग की पावर ज्यादा हो जाती है सेंटर से। अब वो ज्यादा मांग कर सकते हैं। भाषा। दूसरा बताओ। कल्चर। सुनो सुनो, नहीं कल्चर नहीं आ गई ना भाषा को। नेक्स्ट इसमें देखो, जातीय या नृजातीय आधार, एथनिसिटी, ये प्रभावित करेगी या नहीं? जातीय और नृजातीय आधार, एथनिसिटी। कैसे? देखो तमिलनाडु में, मणिपुर में इस समय वायलेंस है। अब ये मैं बिल्कुल तुम्हें करंट के एग्जांपल लेके समझा रहा हूं सारे, इसलिए पढ़ लिया करो यार, अखबार बहुत जरूरी होता है, डेली अखबार पढ़ा करो, देख तो लिया ही करो कम से कम। देखो मणिपुर में एथनिक वायलेंस है, एथनिक वायलेंस है। जो एथनिक दो टाइप की पॉपुलेशन है उनके बीच में है, मेइती के बीच में है, कुकीजोमी के बीच में है। एक जनजाति है, एक जनजाति में नहीं आती है। अब इस वायलेंस में क्या कुकीजोमी लोग अपने किसी कैंडिडेट को वोट करेंगे या नहीं करेंगे, या वो मेइती को कर देंगे? कुकीजोमी अपने को बनाएंगे और मेइती लोग किसी अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि जातीय आधार पर या नृजातीय आधार पर वहां एक डिवीजन है। अगर किसी राज्य में एक ही जनजाति है ना, तो वहां उस जनजाति का वर्चस्व आपको देखने को मिलेगा, और उसी जनजाति का कोई व्यक्ति सरकार में मुखिया होगा, और जब उसे अपने लोगों का सहयोग होगा तो उसकी बार्गेनिंग की पावर सरकार के साथ बढ़ जाती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नागालैंड में एग्जाम्पल आप देख सकते हो, है ना, मिजोरम में आप एग्जाम्पल देख सकते हो। मिजो फ्रंट की सरकार है, वहां पर सरकार उनकी बातें सुनती है, उन लोगों की, उन मुख्यमंत्रियों की। क्यों? क्योंकि वो अपनी जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सामाजिक आधारों में एक तो भाषा और एक जनजातियां या जातियां, ये भी संघवाद को प्रभावित करती हैं। ठीक है? जैसे एक भाषा के जो राज्य हैं, ऐसे राज्य जिनमें एक भाषा बोली जाती है या एक जाति या जनजाति है, उनकी बार्गेनिंग की पावर ज्यादा हो जाती है सेंटर के साथ में। क्लियर है? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताओ। ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं। ये ऐसे एस्पेक्ट हैं जो संघवाद को प्रभावित कर सकते हैं। हमने ये क्या है देख लिया। नहीं आ सकता है जी, है जी। धार्मिक नहीं आ सकता ना, रिलीजन नहीं आ सकता। रिलीजियस आधार पर हमारे यहाँ कोई बंटवारा नहीं है ना राज्यों का। क्या राज्यों का धर्म के आधार पर बंटवारा है? क्या कोई राज्य धर्म के आधार पर बना है? नहीं। इसलिए नहीं लिखा जा सकता। हर राज्य में अनेक धर्मों के लोग पाए जाते हैं, है ना। एक ही धर्म का तो नहीं है वहां पर। अगर पंजाब को ही आप देखो तो वहां केवल एक ही धर्म के लोग थोड़ी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। इसलिए धर्म नहीं होगा, लेकिन भाषा एक मिल सकती है, क्योंकि भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, है ना। सर फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है? नहीं, और बाकी कुछ नहीं।
देखो क्या होगा, बस एक ही दिमाग लगाओ, जिस आधार पर भी लोग इकट्ठा हो सकते हो और इकट्ठा होकर अपने किसी व्यक्ति को चुन सकते हो राज्य में, वो पक्ष संघवाद को प्रभावित करेगा। भाषाई आधार पर लोग चुनते हैं और जातीय आधार पर चुनते हैं, है ना। सर जैसे जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस का होता है, जैसे हम कश्मीर कह सकते हैं, तो वहां पे भी तो हाँ 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 हाँ, एक ये जरूर है, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, एक ये वाला एस्पेक्ट और है, बहुत बढ़िया गुणिका। एस्पेक्ट ये है कि जो फ्रंट लाइन पे स्टेट्स हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन स्टेट्स की, करेक्ट, ज्योग्राफिकल लोकेशन स्टेट्स की, ये भी प्रभावित करती है फेडरलिज्म को। जैसे वो स्टेट जो कि बाउंड्री लाइन पर हैं, उनकी सरकार से बार्गेनिंग की पावर बढ़ जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनकी बार्गेनिंग की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार को यहां पर न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो कि फ्रंट लाइन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए सरकार इनके मुख्यमंत्रियों की मांगों को जरूर सुनती है। करेक्ट, हाँ शिवम बताओ आप। क्या राज्यों की आर्थिक स्थिति भी इसका एक कारण हो सकती है? राज्यों की आर्थिक स्थिति इसका एक कारण तो हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। देखो कैसे, वो राज्य जहां जो कि समृद्ध है ना, उनमें आय ज्यादा होती है उन राज्यों में, और उनमें टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होता है सेंटर का, केंद्र सरकार को भी ज्यादा आय होती है उन राज्यों से, इसलिए सरकार उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात ज्यादा सुनती है बनिस्पत उनके जो राज्य पिछड़े होते हैं। इन प्रैक्टिस ऐसा ही होता है। दूसरा, ऐसे राज्य जो कच्चा माल ज्यादा उत्पादित करते हैं, रॉ मटेरियल जहां पे ज्यादा उत्पादन होता है, उनकी बात भी सरकार ज्यादा सुनती है। ये आर्थिक तत्व भी हो सकता है, बहुत बढ़िया बताया शिवम ने। आर्थिक कारक, है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये दोनों लिख सकते हैं, दोनों में। क्लियर है ना। अब मुझे ये बताओ, आगे चलते हैं इसमें, क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, ये हो गया। ये बताओ अब भारत सर में पॉपुलेशन भी आ सकती है किसी राज्य की इसमें? पॉपुलेशन, जनसंख्या आ सकती है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जो सीटें हैं वो निर्धारित होती हैं लोकसभा में और विधानसभाओं में, और उस आधार पर केंद्र जो है वो उस पर्टिकुलर राज्य के मुख्यमंत्री की जो बातें हैं उनको वो सुन सकता है, लेकिन वो तभी जब वहां सरकार फेवर वाली हो। इसे जनसंख्या को न लिखें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि बहुत मजबूत वाला एस्पेक्ट है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ लिखा जा सकता है, गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये संघवाद को प्रभावित करेंगे। अच्छा बताओ, भारतीय राजनीति में ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में जो जो हम लोगों ने चर्चा की जिनकी? बताओ। मिलते हैं, इसलिए ये सब प्रभावित करते हैं, इनको सबको लिखा जा सकता है। अब इसमें एक और चीज बता दीजिए आप सबसे लास्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है, लगभग 1500 शब्दों तक चला गया निबंध। अब मुझे आप ये बताओ, भारत में संघवाद कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का संघवाद देखने को मिलता है उपरोक्त आधार पर भारतीय राजनीति में? हाउ मच टाइप्स ऑफ, या व्हाट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, कितने प्रकार का संघवाद है? मतलब यहां से ये है, केंद्र और राज्यों के संबंध कब कब बदल जाते हैं, जब जब बदलेंगे तभी संघवाद बदल जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। देखो, एक तो ये हो सकता है कि जब केंद्र और राज्य सहयोग में हो, केंद्र एवं राज्य के बीच में सहयोग हो। हाँ या ना बताओ, तो संघवाद कैसा होगा? सहयोगी संघवाद कह सकते हैं इसे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह सकते हैं,
ग्रेमिल ऑस्टिन ने यही कहा है। ग्रेमिल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद भी बताया है। कब कब केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग देखने को मिलता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान बताओ। क्या संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान है? क्योंकि ग्रेमिल ऑस्टिन ने कहा है तो संविधान में कुछ होगा ही। उन्होंने लिखा है अपनी बुक में, अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में कहां कहां केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कंकरेंट इन लिस्ट। थ्योरी। कॉन्करेंट लिस्ट पे तो लड़ाई होती है। तूने कैसे बना लिया? मुझसे बिना पूछे बना लिया? ले, तेरा मैं नलिफाई करता हूं, अपना बनाऊंगा। ये बताओ, सहयोगी संघवाद में वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन सहयोगी संघवाद का उदाहरण है या नहीं है? 280। हाँ मिली, बताओ। बताओ 280 में है या नहीं है? श्वेता जी आप बताओ। क्या फाइनेंस कमीशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं बताता, जहां केंद्रीय करों में राज्यों का बंटवारा विधिवत किया जाता है? केंद्रीय करों का बंटवारा राज्यों में सहयोगी संघवाद का एक उदाहरण है। दूसरा मुझे बताओ, 268 में है ना, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें, 268 में ही है ना? देखो, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है 263 में, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? राज्यों के बीच में मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार रीजनल काउंसिल का गठन कर सकती है। यह केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग को बताता है या नहीं? सहयोगी संघवाद का उदाहरण है या नहीं? बिल्कुल है। 263 लिख लीजिए। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषदें, राष्ट्रपति गठन कर सकता है या नहीं? क्या संविधान में कोई जिक्र है अंतरराज्य परिषदों का, इंटर स्टेट काउंसिल का? कहां पर है बताओ? 263 में। रीजनल काउंसिल का है वो तो। सिर्फ 263 में रीजनल नहीं है, इंटर स्टेट काउंसिल है। अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल है। ओहो, तो मैंने गलत लिख दिया। चलो इंटर स्टेट काउंसिल लिख लेते हैं यहाँ 263 लिख लो। अब क्षेत्रीय परिषद बताओ, रीजनल काउंसिल, क्या इनका जिक्र है संविधान में? रीजनल काउंसिल का है तो कहाँ है? सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नहीं, लोकल सेल में तो नहीं है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं जिक्र नहीं है। इनका जिक्र है राज्य पुनर्गठन आयोग में, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों में। और उसके लिए जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 का, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें इसका जिक्र है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन कर सकता है प्रेसिडेंट राज्यों के मुद्दों को सुलझाने के लिए। ठीक है, और इसी आधार पर क्षेत्रीय परिषदें बनाई भी गई हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक एक बनाई गई है। एक नॉर्थ ईस्ट के लिए है, एक ईस्टर्न इंडिया के लिए है, एक वेस्टर्न इंडिया के लिए है, एक साउथ इंडिया के लिए है। ऐसे 5 परिषदें हैं पूरे भारत में। अच्छा, दूसरा मुझे बताओ, क्या नीति आयोग फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है या नहीं है? नीति यस आयोग यस सर। है। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण नहीं है क्या? जिसमें केंद्र और राज्यों के सभी मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं, केंद्र सरकार और राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन सब हैं। पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन,
हर साल होता है, ये भी इसको याद रखना। ये सब उदाहरण है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, जहां केंद्र और राज्य मिलकर दोनों हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। इनमें से कुछ का आधार संवैधानिक है और कुछ का आधार गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। सर समझ में आ गया? जीएसटी हाँ, जीएसटी काउंसिल भी लिख सकते हैं, करेक्ट, जीएसटी काउंसिल भी इसी में ही आएगा। सर एक वो एग्जाम्स वाला भी होता है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, उसमें भी सेंटर और स्टेट होते हैं दोनों। नहीं, उसको नहीं, वो तो सेंटर की पावर, वो तो यूनिटरी में चला जाएगा, उसको मत लिखना जीएसटी काउंसिल, क्योंकि वहां जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये संघ की सेवाएं हैं, संघ सरकार की। तो भर्ती तो अधिकारी तो होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन मत्थे मढ़े जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें पेंशन देती है, वहीं से ये तनख्वाहें लेते हैं, सब कुछ वहीं से ही होता है इनका, जबकि कर्मचारी होते हैं ये केंद्र के। ये तो एक कॉन्टेंशियस इशू है फेडरलिज्म में, ये यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सहयोगी संघवाद के ये उदाहरण हैं। अब इसी में ही एक और उदाहरण है, सहयोगी संवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। एक है प्रतिस्पर्धी संघवाद का प्रतिमान, प्रतिस्पर्धी संघवाद का प्रतिमान या मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। क्या आपको कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है भारतीय पॉलिटिक्स में? केंद्र और राज्यों के बीच में कहीं कंपटीशन देखने को मिलता है? मिलता है। कहां देखने को मिलता है? विकासवादी या विकासशील योजनाओं के संदर्भ में। जैसे कांग्रेस ने राज्य में, कई सारे राज्यों में, है ना, कुछ योजनाएं चलाई, जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए। सरकार ने केंद्र में भी उनको वापस चलाया। जैसे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कुछ काम किए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देने की उन्होंने कॉन्सेप्ट रखी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात बाद में रखी कि अगर केंद्र में आए तो इतनी बिजली मुफ्त देंगे। तो यहां कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक ये उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें या विभिन्न राज्य सरकारें विकास के मुद्दों पर एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करती हैं, और ऐसे में राज्य केंद्र से और केंद्र राज्यों से ज्यादा सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए मान लो केंद्र की कोई योजना है, जब तक राज्य उसे लागू नहीं करेंगे वो कामयाब नहीं होगी, इसलिए केंद्र को राज्य की अब जरूरत है। मान लो राज्य की कोई योजना है, जब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तब तक वो लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए यहां पर एक तरीके का कंपटीशन देखने को मिलता है राज्य और केंद्रों के बीच में। कई राज्यों के बीच में भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के उदाहरण मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे निकलने की कोशिश में है, गुजरात केरला से आगे निकलने की कोशिश में है, और केरला पूरे दक्षिण भारत से आगे निकलने की कोशिश में है डेवलपमेंट के लेवल पर। तो एक मॉडल है यहां पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। क्लियर है ये? बताओ, नहीं आया समझ में? अरे आ गया होगा, है नहीं क्या ऐसा? बिल्कुल शांत बैठे, ना हाँ ना ना कुछ नहीं हो रही। अच्छा एक और बताओ, एकात्मक संघवाद का प्रतिमान, है ना, यूनिटरी फेडरलिज्म का मॉडल देखने को मिलता है या नहीं इंडिया में? देखो ये कब होगा, मुझे ये बताओ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। क्या मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी की किसी बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब राज्य सरकार की शक्ति शून्य हो गई।
जो फेडरलिज्म है वो यूनिटरी फेडरलिज्म में चेंज हो गया। तो यूनिटरी फेडरलिज्म कब देखने को मिलेगा? जब सेम दल की सरकार केंद्र में हो और सेम दल की सरकार राज्यों में हो, तब हम लोग यूनिटरी फेडरलिज्म के मॉडल को देखने को हम लोगों को मिलेगा, यूनिटरी फेडरलिज्म का मॉडल देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और मॉडल है। क्या आपको भारत में पॉलिटिक्स में सौदेबाजी का प्रतिमान नहीं देखने को मिलता? बार्गेनिंग मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, जैसे अभी देखने को मिला आंध्र प्रदेश में और बिहार में। जैसे ही वहां राज्य सरकारें, राजनीतिक दल जीते जो कि रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने तुरंत केंद्र में आके और स्पेशल स्टेटस की मांग कर दी। तो ये सौदेबाजी वाली व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको तब देंगे सहयोग जब आप हमें ये हमें आप उसके वापस दो, उल्टे में दो। तो बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस उन्होंने मांगा, आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू ने मांगा। तो जब राज्य में किसी अन्य दल की सरकार हो और वही दल केंद्र सरकार में गठबंधन की राजनीति में शामिल हो जाए, तो फिर हमें सौदेबाजी का प्रतिमान देखने को मिलता है या बार्गेनिंग फेडरलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है। इतने टाइप के फेडरलिज्म देखने को मिलते हैं इंडिया में पॉलिटिक्स में। 500 शब्द हो गए या नहीं इनके ऊपर? 2000 वर्ड हो गए। अब निष्कर्ष लिख दो, क्या जा रहा है? इतना ही खींचते हैं इसे और आगे नहीं लेके जाते, टाइम भी हो गया। ठीक है, बताओ लिख दोगे अब नहीं इसे? देखो टॉपिक है भारतीय राजनीति में संघवाद, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, संविधान में नहीं है। इसलिए हमें फेडरलिज्म को देखना है इंडियन पॉलिटिक्स में। और जो इंडियन पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स जब भी किसी देश की होती है, तो वो बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है लॉज का या कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान में क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन वो चीज व्यवहार में क्या है वो दूसरी बात है। तो पॉलिटिक्स मैच करती है व्यवहार से, सिद्धांत से नहीं, है ना। सिद्धांत में तो फेडरलिज्म दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो कैसे वर्क कर रहा है वो डिपेंड करेगा सरकारों के ऊपर, राज्य और केंद्र में सरकारों के ऊपर। और राज्य और केंद्र में सरकारों का गठन एक राजनीति का विषय है। तो जैसे जैसे राजनीति बदलती है वैसे ही वैसे संघवादी संरचना बदल जाती है, एग्जीक्यूशन में, लागू होने में। इसी के ऊपर ये लिखना। क्या न्याय हुआ इसके साथ में? लिख लिया गया ठीक से? अरे सो तो नहीं है, बता दो। चलो ठीक है, यहां तक रखते हैं। आप लिख लेना, फिर इसका एक मॉडल निबंध मैं लिख दूंगा। ठीक है ना। चलो यहां तक रखते हैं, आगे फिर मिलेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास का, क्योंकि मैं भी शायद मंडे का ऑफ रहे, है ना, मुझे कहीं जाना पड़ेगा बाहर, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसके बारे में। पक्का नहीं है अभी, लेकिन मे बी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। सर। हाँ जी। सर जैसे अभी हमने एक हेडिंग देखी थी, संघवाद को प्रभावित करने वाले कारक। हम्म तो उसमें 5-6 जैसे हेडिंग हमने लिखी हैं क्रम से। हम्म तो सर जैसे ये थोड़ा, जैसे इमरजेंसी है, मतलब राज्य की सीमा नामों में परिवर्तन है, या गवर्नर की नियुक्ति है। वो तो संविधान में है, दैट इज इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें लिखना है, तुम समझे ही नहीं विषय को, भारतीय राजनीति में लिखना है। क्या इसमें संविधान लिखा हुआ है? नहीं नहीं, तो सर ये मतलब ये पॉइंट ऐड नहीं करने चाहिए फिर नहीं हम। नहीं नहीं, तुम निबंध से भटक गए भाई। समझो विषय को, यही तो सबसे पहली बात है। सबसे पहले उसको समझो जो लिखना है। यहां पर अगर विषय को आपने नहीं समझा तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपने यहाँ संविधान में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं
जो यूनिटरी फीचर्स, ये तो आप संघवाद को नहीं बता रहे, ये बता रहे हो आप इन थ्योरी यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आप भारतीय राजनीति का जिक्र नहीं कर रहे, आप जिक्र कर रहे हो भारतीय संविधान का। जी आया समझ में? जी सर। भारतीय राजनीति में मैं वही कह रहा हूं, जो पॉलिटिक्स है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहां पूछा गया है बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है संघवाद का, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो संविधान का फिर इसमें ऐसे लिखवाने की क्या जरूरत थी, ये तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बन जाता, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन जाता, ऐसे की थोड़ी जरूरत थी। ऐसे के लिए बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर रखा जाता है, जिससे ये देखा जाए कि आप में, आपके थॉट प्रोसेस में कितनी मौलिकता है, आप कितना अच्छे से सोच सकते हो चीजों के बारे में, ओरिजिनलिटी क्या है। ठीक है, तो आपको वो नहीं लिखना है, भारतीय राजनीति में लिखना है, संविधान में नहीं लिखना है। हाँ अंकित बताइए। सर मैंने जो ऐसे लिखा था और ये वाला पढ़ के सर वो मेरा वाला के ट्रैक से हटा हुआ था क्या? कुछ थोड़ा सा, बाकी तो वो ठीक था, लेकिन अगर मैं उसे ओवरऑल मार्किंग करूं तो वो ठीक है, 50 to 55%। अभी मैंने बाकी किसी का पढ़ा नहीं, अंकित का मुझे बढ़िया सा लगा, क्योंकि उसने मुझे एक बढ़िया कहानी, देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये एग्जामिनर तभी पढ़ेगा जब आपने उसकी स्टार्टिंग बहुत बढ़िया की हो। तो मैं जस्ट उस समय नहा के आया था, तो मैंने अंकित का ऐसे देखा, उसमें एक बड़ी शानदार कहानी मुझे दिखी पहले उसमें ही ऊपर, तो मुझे लगा कि यार बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, पढ़ लो इसे, क्या है इसमें, कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा इसलिए पढ़ा, बाकी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी मैं चेक कर लूंगा बाकियों का। तो आप हमेशा इसे अट्रैक्टिव सी किसी कहानी से शुरू कर दीजिए, किसी कोट से शुरू कर दीजिए अपने ऐसे को, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, वो कोई उसको ठीक से पढ़ेगा। ठीक था अंकित, लेकिन एग्जैक्टली वो ये है जो हमें लिखना है उसमें। ठीक है ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू।